हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, ज़्यादातर लोगों के जहन में पाया जाता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जिनको एक नॉमिनल हेड यानी कि नाम मात्र के प्रधान के रूप में जाना जाता है, क्या सच में इस पोस्ट की आवश्यकता भी है? क्योंकि आप सब जानते होंगे कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो काम करते हैं किसकी एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और उनका पूरा मंत्रालय, उनकी सलाह पर वो सारे काम करते हैं। अगर ऐसा है तो जो प्राइम मिनिस्टर उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस उनको देते हैं, क्या वो डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं कर सकते? इस पोस्ट की आवश्यकता भी क्या है? आप ये जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, जिसको कि राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाता है, प्रेसिडेंट्स हाउस, आप जानते हैं ये 2 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई है और जिसमें बताया जाता है कि 340 कमरे हैं, काफी गार्डन्स भी हैं। तो सोच के देखिए कि इस बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए कितने लोगों की, कितने स्टाफ की जरूरत पड़ती होगी। तो क्या इस पोस्ट की आवश्यकता भी है? क्या हम ये अननेसेसरी खर्चा कर रहे हैं इतना? यस दोस्तों, आज मैं इसी प्रश्न का आपको जवाब देने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, आप सब जानते होंगे कि भले ही हमारे प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी सलाह पर सब काम करते हैं, लेकिन उनके पास भी बहुत पावर्स हैं। आपको शायद मालूम हुआ, हमारा जो सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? हमारा प्रेसिडेंट। अगर मान लीजिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, अगर वही कोई बिल पास करेंगे और वही उसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो ऐसा पूरा पॉसिबल है कि वो कोई भी ऐसा बिल ला सकते हैं जो डायरेक्टली उनको बेनिफिट करे और वही उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। क्या उसके ऊपर कोई चेक नहीं होना चाहिए? तो यस, यही उनका सबसे बड़ा रोल पैदा होता है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बड़े प्रोटेक्टर हैं, उसको डिफेंड करते हैं और ये रोल सबसे बड़ा अहम रोल माना जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आर्टिकल 74 में क्लियरली लिखा गया है कि हमारा जो प्रेसिडेंट हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी सलाह पर काम करेंगे। लेकिन अगर उनको कहीं लगे किसी बिल में, किसी प्रस्ताव में कुछ लगता है कि ठीक नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, इट इज नॉट इन लाइन विद कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको रिकंसिडर करने के लिए वापस भेज सकते हैं। हाँ, हालांकि 44th अमेंडमेंट 1978 में यह भी कहा गया है कि अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उस बिल को फिर से वापस भेज दें किसी मॉडिफिकेशन के साथ या एज इट इज, तो अब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो बाउंड होंगे उसको अप्रूव करने के लिए। और कोई भी बिल, कोई भी एडवाइस तभी वैलिड होती है जब उसको प्रेसिडेंट हमारे अप्रूव कर देते हैं। लेकिन एक खास बात और भी है, हमारे प्रेसिडेंट के पास और बहुत सारी पावर्स हैं। अंडर आर्टिकल 143 उनके पास एक पावर और भी है कि वो किसी बिल के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या ये जो बिल है, ये जो एडवाइस है उनके पास जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आई है, कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ये किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं करती है। तो उस केस में उनको एक पावर और भी मिली है, हालांकि वो पावर डायरेक्टली लिखी नहीं गई है, इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। अब पॉकेट वीटो का मतलब क्या है कि अगर वो चाहें तो किसी बिल को ना वो रेटिफाई करें, यानी कि ना वो पास करें और ना ही वो रिजेक्ट करें, बस उसको रोक के अपने पास रख लें। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया कि उनको किसी बिल को पास करने के लिए एक लिमिटेड समय मिलेगा। तो एक तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भले उनको एडवाइस तो दे सकते हैं, लेकिन उनको ये फोर्स नहीं कर सकते कि उनको तुरंत इस बिल को अप्रूव करना पड़ेगा। तो एक तरह से ये बहुत अच्छी पावर है कि वो किसी बिल को ना चाहें तो रोक भी सकते हैं। इसके अलावा हमारे प्रेसिडेंट के पास और काफी पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशरी पावर, और आप जानते होंगे कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसके भी कमांडर इन चीफ कौन है? हमारे प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, उनके पास पावर्स काफी हैं और इसके ऊपर मैं आने वाले टाइम में वीडियोस बनाने जा रहा हूं। ऑफ कोर्स वो वीडियोस कुछ लंबी होने वाली हैं, क्योंकि सबसे खास जो मैंने देखा है, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलरली, उनको कुछ समस्या आती है ये समझने में कि हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है। आप जानते होंगे
कि जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है तो आम चुनाव होते हैं जिसको जनरल पब्लिक पार्टिसिपेट करती है, इलेक्शन करते हैं हम लोकसभा के लिए, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री चुना जाता है। लेकिन जब प्रेसिडेंट की बात आती है तो ये भी इलेक्शन के द्वारा ही चुने जाते हैं, लेकिन इनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। वो इनडायरेक्ट इलेक्शन का क्या प्रोसेस है इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। तो मैं आने वाले टाइम में इनके इलेक्शन के ऊपर, प्रेसिडेंट की पावर्स के ऊपर, और खास करके उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी एलिजिबिलिटी, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, हालांकि ऐसा हुआ कभी नहीं है, कि अगर हमारे प्रेसिडेंट खुद कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दें तो इन ग्राउंड्स पे उनको इम्पीच भी किया जा सकता है, यानी कि हटाया भी जा सकता है। तो उनको हटाने का, उनको इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें मैं आने वाले कुछ वीडियोस में डिटेल में बताने वाला हूं। और पर्टिकुलर जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दूं कि ये प्रेसिडेंट का टॉपिक थोड़ा वास्ट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। अक्सर जुडिशरी में, लॉ के एग्जाम्स में इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं इसको काफ़ी डिटेल में कवर करने वाला हूं। तो अगर आप पूरी जानकारी चाहें तो प्लीज़ आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस आने वाले हैं उनको जरूर देखिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।